हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 क्लास 12 पार्ट 3। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इसका पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे कि उस समय एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स थे और क्या प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर की 1950 से लेकर 1990 तक। आइए हम लुकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही लो थी, ठीक है, एट द टाइम 1950 और 1990 में। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें बहुत देखने को मिली थी उस समय। मतलब लोगों के पास विलिंग पर्सन थे भी सही काम करने के लिए, विलिंग भी थे, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड जॉब। मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब कम रिक्वायरमेंट है, उसमें भी पीपल ज़्यादा इंगेज थे। उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी लोगों की ड्यूरिंग दैट टाइम वो बहुत ज़्यादा थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है फार्मर्स जो कंजप्शन करते थे, जो फार्मिंग करते थे, वो खुद के यूज़ के लिए, मतलब वो बाहर इतना ही प्रोडक्शन हो पाता था कि उनकी घर की नीड पूरी हो सके। वो उसको ट्रेड नहीं कर सकते थे। ट्रेड का मतलब होता है बाहर जाके सेल आउट नहीं कर पाते। सेल आउट करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती थी। नेक्स्ट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी का वो लोग इस्तेमाल करते थे वो बहुत ही आउटडेटेड हुआ करती थी। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टीनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और हमेशा वाद विवाद ही चलता रहता, लड़ाई झगड़े ही होते रहते थे। किनके बीच में? टीनेंट्स का मतलब होता है जो खेत किसी और की ज़मीन पे किराए पे लेकर वो काम करता है, और लैंडलॉर्ड, आपस में इन दोनों के विवाद ही चलते रहते थे। अब मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उस समय कौन से मेजर्स अपनाए गए जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ग्रोथ है? तो दो यहाँ पर मेजर्स अपनाए गए, दोनों समझ लेते हैं। पहला है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स का चेंज करना, मतलब स्टूडेंट्स किस तरीके से वहाँ पर अबॉलिशन कर दिया गया इंटरमीडिएटरीज का। पहले जो रिलेशन था मतलब लैंडलॉर्ड का और उसका, अब डायरेक्टली फार्मर्स को बोला गया कि आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करो, फार्मिंग करो, जिससे कि ह्यूज प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट जो स्टेप था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू यूज़ ऑफ HYV सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया ताकि ह्यूज प्रोडक्शन कर सके, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट बन सके। एंड कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करा जा सके? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें लैंड रिफॉर्म की, तो ये मोस्टली सक्सेसफुल था केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट्स थे जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे लैंड रिफॉर्म सिस्टम से। बाकी स्टेट्स में ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और हम यहाँ पर डिस्कस करें अब ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी क्या आप जानते हैं, जब कोई रेवोल्यूशन लाया जाता है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम इसके पहले मेरिट्स देख लेते हैं कि क्या मेरिट्स हैं। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। सबसे पहले तो इंडिया ने क्या अचीव किया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो खूब ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ हमारे यहाँ पर। हम इनफैक्ट सेल आउट करने लगे बहुत सारी, और हम खुद में सेल्फ सफिशिएंट होने, इतने डिमांड हमारी पूरी होने लग गई कि फार्मर अपनी खुद की नीड तो पूरी कर ही सका, उसके अलावा वो मार्केट में भी उसको प्रॉफिट पे बेचने लगा। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, बहुत सारा बफर स्टॉक कलेक्ट हो गया। हम एट द टाइम ऑफ सिचुएशन, मतलब हमारे पास इतना स्टॉक रहने लग गया कि अगर हमारे पास कोई भी मिसहैप होती है या कोई भी एपिडेमिक आती है तो हमारे पास इतना स्टॉक रिजर्व है कि हमें बाहर फॉरेन कंट्री से नहीं लेना पड़ेगा। वीट का तो स्टॉक हमारे पास, वीट एंड राइस का बहुत ह्यूज प्रोडक्शन हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। एंड बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, और इससे बेनिफिट भी हुआ लो इनकम ग्रुप को, क्योंकि फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर को चाहिए था प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन हो और वो उसको क्या करे, मार्केट में बेचे। तो इनकम थी, तो लोगों को क्या हुआ, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो लोगों की डिमांड भी बढ़ी, और लोगों ने जब डिमांड करी तो मार्केट में जब गुड सेल आउट हुआ तो उनको अच्छी अर्निंग्स भी हुई। तो ये 3 मेरिट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। और लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व था? पहला रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। एक्चुअली जो HYV सीड्स होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उसको हमेशा खतरा रहता है पेस्ट से। तो बहुत सी बार फार्मर्स की क्रॉप्स क्या हो जाती थी, पेस्ट अटैक के कारण पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती थी। एंड सेकंड, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़। और इनकम इनइक्वालिटीज़ का गैप इसलिए देखा गया क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जितने रिच फार्मर्स थे वो तो क्या थे, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना लेते थे, इनपुट्स को, मशीनरी को, क्योंकि वो परचेज कर सकते थे, उनके पास पैसा था। बट लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो वो इस चीज़ को नहीं अपना पाए। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कुछ रिस्क हमें देखने को मिली, मतलब रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स दोनों को अगर हम कंपेयर करें
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।